हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सात दृष्टि के बुक की, जो कि घटना चक्र का निकला हुआ था, और उसमें हम लोग हिंदी व्याकरण को देख रहे थे। ठीक है, तो पहला इसका वीडियो हो चुका है, पहला पार्ट। तो उसमें हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 30 तक देखे थे। आज के इस वीडियो में पेज नंबर 30 तक जो है पेज नंबर 60 तक इसमें देखेंगे। पेज नंबर 30 से लेकर पेज नंबर 60 तक, जिसमें पहला इसमें होगा जो चैप्टर है वो है विशेषण का परिचय, भेद और प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। और इसका पहला जो वीडियो बन चुका है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देखिए, फिर इसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो विशेषण का परिचय, भेद एवं प्रमुख विशेषताएँ। तो विशेषण की परिभाषा की बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और विशेषण के भेद की बात करें, ये हो गया परिभाषा। विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण आता है, सार्वनामिक विशेषण आता है, संख्यावाचक विशेषण आता है और परिमाणवाचक अथवा परिमाण बोधक विशेषण आता है। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण तथा इनके भेद की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के पहले हो, ठीक है, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। और इसके भेद में अगर हम देखें तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, 2 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले जो है वाले शब्द जो होते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यह घर, कोई नौकर और वह बच्चा, इसमें यह, कोई, वो, ये सब सार्वनामिक विशेषण हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हैं। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर जो निर्मित शब्द होते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी, जैसा आदमी, कैसा आदमी, तो ऐसा, जैसा, कैसा, ये क्या हो गया? मौलिक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। इसके बाद आता है यह, वो, यह, उस और ये हो गया निश्चय सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। और जो, वह और यह आता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में क्या, कौन, कैसा, जैसा और ऐसा, इतने सारे आते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण तथा इसके भेद। तो वह विशेषण जो अपने विशेषज्ञों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें आता है 4, 40, 50, 80, ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कुछ, थोड़ा, बहुत, सब, ये सारे क्या हो गए? अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, और उसमें अगर हम विशेषण के प्रकार देखेंगे तो दशाबोधक होता है, जिसमें गाढ़ा, ढीला, पतला, गीला, सूखा आदि इसके विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दिशाबोधक में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी आदि आता है। गंधबोधक में जो है दुर्गंध, सुगंध, सौंधा, बदबूदार, ये सब गंधबोधक गुणवाचक विशेषण का है। स्पर्श बोधक में कठोर, खुरदरा, कोमल आता है। अवस्था बोधक में युवा, बूढ़ा, तरुण, प्रौढ़, सहनशील आता है। काल बोधक में नवीन, प्राचीन, आधुनिक, मासिक, ताज़ा आदि काल बोधक में आता है। ठीक है, इसके बाद गुण अथवा दोष बोधक में अच्छा, बुरा, सच्चा, ईमानदार है। आकार बोधक के अंतर्गत लंबा, छोटा, नाटा, त्रिभुजाकार है, ये सारे उदाहरण है। रंग बोधक में काला, पीला, सफ़ेद, तुलसी, गुलाबी। स्वाद बोधक के अंतर्गत मीठा, कड़वा, तीखा और नमकीन आता है। इसके बाद दृष्टव्य में बड़ा सा, पीला सा, छोटा सा, ये दृष्टव्य गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, स्थान बोधक में ग्रामीण, रूसी, जापानी, अमेरिकी, देसी, विदेशी, तुर्की, ये आदि जो होते हैं स्थान बोधक गुणवाचक के अंतर्गत आता है। और इसकी अगर परिभाषा करें तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार व विशेषण कौन कौन से होते हैं। तो जिस शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक का विशेषण कहते हैं। अब इसमें पहला आता है क्रमवाचक, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जो दिया गया है यह क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा प्रत्येक बोधक संख्यावाचक के अंतर्गत प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, ये सारे जो है प्रत्येक बोधक में आता है। गणनावाचक में जो है 1, 3, 5, 50, 100 आदि आता है। समुदाय बोधक में दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, आठों और 10, ये सारे समुदाय बोधक के अंतर्गत आता है।
इसके बाद आता है इसमें आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें दूना, तिगुना, चौगुना, तो ये सारे विशेषण जो हो गए संख्यावाचक से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके बाद गणनावाचक विशेषण, तो गणनावाचक विशेषण की बात करें तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद होता है। गणनावाचक दो प्रकार का होता है, पूर्णबोधक विशेषण, इसमें 1, 2, 4, 50, 1000, लाख, और अपूर्णबोधक विशेषण आता है, उसमें पाव, आधा, पौन, सवा, ये सब आते हैं, ठीक है। परिमाणबोधक विशेषण व भेद, तो जिस शब्द से किसी वस्तु की मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाद बोधक कहेंगे। इसके दो भेद हैं। पहला है निश्चित परिमाणबोधक, उसमें 8 लीटर, 2 शेर, 5 एकड़, 10 गज, 20 किलो, 4 हाथ, 5 मीटर, इस तरीके से आता है निश्चित परिमाणबोधक के अंतर्गत। और दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण, जिसमें बहुत, जरा सा, सब, ढेरों, पूरा, कुछ, ये सारे जो उदाहरण है ये परिमाणबोधक अनिश्चित परिमाणबोधक विशेषण के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्राविशेषण क्या होता है, तो देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, उसे क्या कहेंगे, विशेष कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। जिसमें जैसे कि अर्चना बहुत सुंदर है, अर्चना बहुत सुंदर, इस तरीके से, तो इसमें देखिए विशेषण क्या है, सुंदर है, और विशेष क्या हो जाएगा, अर्चना हो जाएगा। लेकिन बहुत इसमें क्या जो लगा हुआ है ये प्राविशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब प्राविशेषण मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्राविशेषण। यानी सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है और इसकी विशेषता क्या है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बातें हो गई। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्राविशेषण। उसमें जैसे बड़ा, साहसी, दो शब्द लिखा है, बड़ा, साहसी, तो साहसी जो है वो विशेषण है, ठीक है। लेकिन साहसी का जो है विशेषण बताने वाला क्या है, बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। इसके बाद अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर जो शब्द है वो भी एक विशेषण है और सुंदर की विशेषता क्या है, अत्यंत है, तो यह क्या, अत्यंत शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। नोट इसमें दिया गया, विशेषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला है विशेषता बताना, दूसरा है हीनता बताना, तीसरा है अर्थ सीमित करना, चौथा है संख्या निर्धारित करना, पांचवा है परिमाण या मात्रा बताना। ये सारे कुछ कार्य होते हैं विशेषण के। अब रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण, तो विशेषण के दो भेद होते हैं, एक विकारी विशेषण, दूसरा होता है अविकारी विशेषण। तो विकारी विशेषण में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के लिंग वचन कारक अनुसार बदल जाए उसे विकारी विशेषण कहते हैं। जैसे कि काला का काली, मोटा का मोटी, तो ये क्या हो जाएगा, विकारी विशेषण के अंतर्गत आएगा। अविकारी विशेषण में क्या होता है, जो ना बदले, जैसे भारी, दृढ़, ये सब बदलने वाले नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब आगे तुलनाधर्मी विशेषण अथवा तुलना बोधक विशेषण की अवस्थाएं की बात करेंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या अधिक विशेषियों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलनाधर्मी अथवा तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे आपका जूता अच्छा है, उत्तरावस्था में क्या, आपका जूता मोहन के जूते से अच्छा है, इस तरीके से होता है, और उत्तमावस्था में आपका जूता सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी तीन अवस्थाएं भी होती हैं। अब परीक्षा उपयोगी विशेषण या विशेष की बात करते हैं। तो अंक एक विशेष है और इसका जो विशेषण क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा, ठीक है। जागरण जो है एक विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ठीक है। आसमान क्या है, एक विशेष है, इसका विशेषण आसमानी हो जाएगा। आभूषण का विशेषण होता है आभूषित, और आभूषण क्या होता है, विशेष होता है, ठीक है। इधर विशेष लिखा हुआ, इधर विशेषण लिखा हुआ। अग्नि का आग्नेय, दंत का दंत, ठीक है। यश का यशस्वी, श्री विशेष है, इसका विशेषण हो जाता श्रीमान। धन का धनवान, मेधा का मेधावी, निशा का नयश, और राष्ट्र का राष्ट्रीय, जो है राष्ट्रीय शब्द एक विशेषण है। कुल का कुलीन, भूख का भूखा, चाचा का चचेरा, हंसना का हंसोड़, खेलना का खिलाड़ी, ठीक है। इसके बाद आता है पौरुष, पुरुष का पौरुष है, ठीक है। इंद्र का इंद्र, स्वाद का स्वाद, अंत का जो है अंतर का आंतरिक विशेषण हो जाएगा, अनुशंसा का अनुशंसित हो जाएगा, अध्ययन का अधीत विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऋषि का जो है आर्ष, ये विशेषण होता है। इसके बाद योग का योगी या योगी विशेषण हो जाएगा। लोभ का, लोभ शब्द विशेष है, उसका विशेषण क्या हो जाएगा, लुब्ध या फिर लोभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई अब विशेषण के बारे में। अब देखते हैं क्रिया एवं इसके भेद के बारे में, भेद एवं प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। यह परिभाषा हो गया। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो किसी कार्य का अथवा को होना या किया जाना, इसका शाब्दिक अर्थ बनता है क्रिया का। जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के किसी विषय में, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के
विषय में कुछ विधान किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। अब देखते हैं क्रिया के मूल। तो क्रिया के मूल में धातु आता है। क्रियापद का वह अंश जो प्रायः क्रिया के सभी प्रारूपों में होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जिस मूल शब्द अथवा अक्षर से निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, इसके भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं। पहला होता है इसका भेद मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु में क्या होता है कि यह स्वतंत्र होती है, अर्थात यह आश्रित नहीं होती किसी भी पर, जैसे कि खा, पढ़, देख, पी, ये सारे मूल धातु हो गए। यौगिक धातु के अंतर्गत तो यह प्रत्येक योग से बनती है। ठीक है, जैसे कि खा प्लस या, तो इससे क्या हो जाएगा, खाया, तो खाया एक यौगिक धातु हो गया। ठीक है, पढ़ प्लस आ, ये क्या हो गया, पढ़ा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये पढ़ा एक यौगिक धातु हो जाएगा। और इसमें या और आ जो जुड़ा है ये प्रत्यय होता है, और खा और पढ़ जो होता है ये धातु। धातु में प्रत्यय जोड़ने पर जो बनता है उसके यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के भेद की बात करते हैं। तो क्रिया की भेद की बात करें तो कर्म के आधार पर दो प्रकार के अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है। रचना के आधार पर दो प्रकार के ऋण मौलिक क्रिया, ऋण मूल क्रिया और यौगिक क्रिया होती है। अर्थ की पूर्णता के आधार पर दो होता है कि पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो इस तरीके से क्रिया के भेद हो गया। अब रचना की दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद की बात करेंगे तो उसमें पहला आएगा ऋण या अथवा मूल क्रिया। तो क्या होता है, जो धातु की बनी होती है उसे मूल क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो मूल धातु में जो है प्रत्यय लगाकर बने उसे क्या कहेंगे, मूल क्रिया कहा जाएगा। जैसे कि खा का खाया, खाना, खाऊं, देख का देखा, देखें, देखूं। ठीक है, यौगिक क्रिया क्या क्या होती है, तो जो धातुओं में जो है एकाधिक प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे खाना का खिलाना, पीना का पिलाना, देख का दिखाना, तो ये हो जाएगा यौगिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद कर्म के आधार पर भेद देखते हैं क्रिया के। तो पहला देखते हैं इसमें सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर मिले वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया में जो है क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो जो उसका अगर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भेद क्या क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, द्विकर्मक और एक कर्मक। द्विकर्मक क्या है, तो द्विकर्मक होता है जब दो क्रियाएँ जब एक साथ हों तो उसे द्विकर्मक कहेंगे। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि दो क्रियाएँ हैं, एक पुस्तक एक है देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके बाद एक कर्मक क्रिया, तो जब एक क्रिया ही संपन्न हो, जैसे राम ने साइकिल चलाई, तो यहाँ पर एक क्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद अकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं। तो जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जैसे जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर नहीं मिलता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। मतलब पहचानने का एक आसान तरीका है, क्या, किसे, किसको लगाकर उत्तर दे ढूंढिए, अगर मिल जा रहा है तो सकर्मक, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। जैसे कि मोहन सोता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या सोता है, किसको सोता है, तो ये नहीं पता, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, सोना। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं यौगिक क्रिया के भेद। अब उसमें पहला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जब कर्ता किसी के कार्य को दूसरे से करवाए या करने की प्रेरणा दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जिससे कि बड़ा आ प्रत्यय लगाकर मोहन गोविंद की प्रेरणा से जागा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। वह प्रत्यय लगाकर बनता है, जैसे मोहन ने गोविंद को जगवाया, तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इसके बाद संयुक्त क्रिया। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, अधिक धातुओं के योग से बने हों तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। इसमें प्रथम क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया जो है तो प्रथम की विशेषता होती है। ठीक है, तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया इस तरीके से पहचान लीजिएगा। अनुकरणात्मक क्रियाएं की बात करेंगे तो जब शब्द कल्पनित ध्वनि अथवा वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से बने तो वहाँ पे जो है अनुकरणात्मक जो है क्रियाएं होती है। जैसे खट का खटखटाना, भन का भनभनाना, सन का जो है सनसनाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी क्रियाएं जो होती है वो अनुकरणात्मक क्रियाएं के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है नामधातु क्रियाएं। तो जब शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के योग से बने तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नामधातु क्रिया। जैसे कि हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, झूठ का झुठलाना, गर्म का गरमाना। ठीक है,
अब आपको इसमें ध्यान देना है कि अनुकरणात्मक क्रिया और नामधातु क्रिया दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें भी ना आता है, इसमें भी ना आता है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त क्रिया एवं उसके भेद। तो इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से। पहला है इसमें संयुक्त क्रिया के भेद में आरंभ बोधक भेद। जैसे कि इसमें धातु प्लस ने प्लस लगना, तो वहाँ पे आरंभ बोधक हो जाएगा। क्या होता है, क्रिया के आरंभ होने का इसमें बोध होता है, ठीक है। जैसे कि वो पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, तो यहाँ पे क्रिया आरंभ हो रही, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आरंभ बोधक के अंतर्गत। दूसरा है समाप्त बोधक, जिसमें धातु प्लस चुकना होता है। जैसे कि इसमें मुख्य क्रिया की पूर्णता व्यापार की जो है समाप्ति का बोध होता है। जैसे कि वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, तो इसमें समाप्त हो रहा है, ठीक है, मतलब काम जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे समाप्ति बोधक आ जाएगा। तीसरा है निरंतरता या नित्यता बोधक, यानी कि मुख्य क्रिया में जाना या रहना, रह रही जोड़ने पर जो है बनेगा, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निरंतरता बोधक हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए इसका किसी कार्य के अनवरत जारी रहने के भाव का जहाँ पर बोध हो, वहाँ पे निरंतरता या नित्य बोधक बोध क्रिया हो जाएगी। जैसे कि राम पढ़ता रहा, हवा चलती रही, पानी बरसता, यानी कि ये चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरंतरता बोधक। अभ्यास बोधक, तो भूत प्लस कृदंत प्लस करना इसके अंतर्गत आता है, और यह जो है क्रिया के करने का अभ्यास का बोध उसमें होता रहता है। जैसे कि तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अभ्यास बोधक। इसके बाद पांचवा है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक क्या आ जाएगा, तो धातु प्लस ना प्लस चाहना, ये इच्छा बोधक के अंतर्गत आएगा। जैसे इसमें क्रिया के करने की इच्छा का प्रकट होता है, ठीक है, तो जैसे कि वह जाना चाहते, तो इसमें एक इच्छा प्रकट कर रही है, तो ये इच्छा बोधक के अंतर्गत आएगा। अनुमत बोधक में धातु प्लस ने प्लस देना आ जाएगा। कार्य करने की अनुमति दिए जाने का जहाँ पर बोध होता है, वहाँ पे जो है अनुमत बोधक होता है। और इसमें जो है जैसे कि मुझे जाने दो, तो इसमें एक अनुमत दिया जा रहा है, ठीक है, यह लिया जा रहा है। सातवां नंबर अवकाश बोधक, धातु प्लस ने प्लस पाना, इसमें क्रिया को पूर्ण करने में अवकाश का जहाँ बोध हो, वहाँ पे अवकाश बोधक हो जाए। जैसे कि वो मुश्किल से जाने पाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकाश बोधक। आवश्यकता बोधक, धातु प्लस ना रूप प्लस पढ़ना, चाहिए, होना, ये सब जहाँ आ जाएगा वहाँ आवश्यकता बोधक। जिससे कार्य की आवश्यकता अथवा कर्तव्य का बोध हो, वहाँ पे आवश्यकता बोधक हो जाए। जैसे तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवश्यकता बोधक के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नवा है निश्चय बोधक। तो ये जो है क्रिया के व्यापार की निश्चयता का जहाँ पर बोध होगा, वहाँ पे निश्चय बोधक आ जाएगा। वो बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, तो इसमें क्या है, एक निश्चयता दिखाया जा रहा है, तो इसमें ये आ जाएगा क्या है, निश्चय बोधक के अंतर्गत। इसके बाद 10वां है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो इसमें जो है दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रिया का योग होने पर वहाँ पे क्या हो जाता है, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया हो जाती है। जैसे कि यहाँ प्रायः आया जाया करता है, तो आया जाया जो लिखा हुआ है ये किसके अंतर्गत आ गया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद 11वां है शक्तिबोधक अथवा सकना अथवा सक्ता का प्रयोग। तो कार्य करने की जहाँ पर शक्ति का बोध हो, वहाँ पर शक्तिबोधक, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, शक्तिबोधक के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखते हैं अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। तो उसमें पहला है पूर्ण क्रिया। पूर्ण क्रिया की बात करें तो क्रिया के पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट होने पर वहाँ पे पूर्ण क्रिया हो जाती है। जैसे कि राम पढ़ता मोहन खेलता है, इसमें जो होता है पूरक हेतु गैर क्रिया पद आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा अपूर्ण क्रिया, तो जो क्रिया अपना अर्थ पूर्ण करने हेतु किसी अन्य पर निर्भर, वहाँ पे अपूर्ण क्रिया हो जाएगा। जैसे श्याम जो है मोहन को मूर्ख समझता है, यहाँ पे समझना जो समझता लिखा हुआ ये क्रिया आ जाता है, मूर्ख क्या हो जाती है, इसके विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो निर्भर करता है, ये प्रायः संज्ञा या विशेषण के द्वारा अर्थ देती है, तो यहाँ पर अपूर्ण क्रिया हो जाएगा। इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं। तो जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य को आरंभ करता हो, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। जैसे कि मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, तो यहाँ पे जो खाना खाकर यानी कि खाना खा चुका है तब विद्यालय गया है, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी। इसमें क्रिया के शब्द के अंत में कर शब्द का प्रयोग किया जाता है पूर्वकालिक में, इस तरीके से पहचान सकते हैं। तात्कालिक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो पहली क्रिया होने के पश्चात तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना, वहाँ पे तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे कि वो खाना खाते ही सो गया, यानी खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस मुख्य क्रिया से पहले समाप्त या संपन्न हो जाती है, तो इस तरीके से तात्कालिक क्रिया हो जाती है। इसमें ही निपात का प्रयोग हमेशा लगभग किया जाता है, तो यहाँ पे ही आएगा, वहाँ पर आपको समझना कि तात्कालिक क्रिया की बात कर रहे हैं। अब परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया। जैसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत, तो अकर्मक क्रिया में आता है वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, कुआं भरता है, रस्सी ऐंठती है, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसका जी ललचाता है, वो जी घबराता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत
वह फुटबॉल खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पानी भरता है, मजदूर रस्सी ऐंठता है, मोहन अपना सिर खुजलाता है, वो घड़ा भरता है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, विपदा मुझे घबराती है। ठीक है, देखिए अब इसी का जो है जस्ट इसका प्रयोग करके इधर सकर्मक क्रिया बनाया गया, उसके पहले इसका आकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, पूछे गए क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के पक्ष। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य की स्थिति का ज्ञात हो वहाँ पे क्रिया का पक्ष होता है, ये परिभाषा हो गया। क्रिया के पक्ष में 4 पक्ष हैं। पहला अपूर्ण स्थिति, अपूर्ण स्थिति, दूसरा है पूर्ण स्थिति, तीसरा आवृत्तिमूलक स्थिति, चौथा है निरंतर बोधक। अब एक एक करके देखते हैं। अपूर्ण स्थिति की बात करेंगे तो जब क्रिया अपूर्णता की बात कराए या बोध कराए, तो जैसे श्याम आदमी है, मोहन छात्र है। ठीक है, इसके बाद पूर्ण स्थिति में क्रिया की पूर्णता का बोध हो, जैसे उसने आम खाया, वो विद्यालय गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी, छात्र, ये सब क्या अपूर्ण स्थिति है, लेकिन यहाँ पे खाया गया जो है ये पूर्ण स्थिति है। इसके बाद आवृत्तिमूलक स्थिति, तो किसी कार्य की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पे आवृत्तिमूलक। जैसे आकाश में तारे निकलते हैं, ठीक है, तो बार बार निकलते हैं, तो यहाँ पे निकलना क्या हो जाएगा, आवृत्तिमूलक। निरंतर बोधक, तो जब क्रिया सातत्व का बोध कराए, जैसे कि राम पानी पी रहा है, तो यहाँ पे पानी पी रहा होना यानी कि ये निरंतर बोधक का जो है बोध कराता है, तो वहाँ पे निरंतर बोधक हो जाएगा। इसके बाद क्रिया की वृत्ति तथा इसके भेद, तो क्रिया रूप कहने वाले या लिखने वाले के प्रयोजन का संकेत देना उसको क्रिया की वृत्ति कहते हैं। अब इसके भेद देखते हैं। तो पहला है आज्ञा सूचक, जैसे कि वेद पुराण पर हो। दूसरा है इच्छा सूचक, जैसे कि भगवान सबकी रक्षा करे। चौथा है संकेत सूचक, यानी कि वो पढ़ता तो सफल होता है, संकेत सूचक में आएगा। और पांचवा है संदेह सूचक, वो हो सकता है मोहन घर गया हो। छठा है निश्चयवाचक, जैसे कि निश्चय सूचक में मुझे आज मुंबई जाना है, तो इसमें एक निश्चितता की बात हो रही है। ये हो गया क्रिया। अब देखते हैं अव्यय एवं इसके भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी वाक्य के क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसको अव्यय कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। अब देखते हैं अव्यय एवं निपात देखते हैं। तो सबसे पहले हम अव्यय की बात करेंगे। तो वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन न हो वहाँ पे अव्यय होता है। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, इधर, वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूँकि इत्यादि सारे क्या हो जाते हैं, ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब निपात देखते हैं। निपात क्या है, तो जब अव्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भरते हों वहाँ पर वो निपात शब्द हो जाएगा। निपात शब्द कौन कौन से हैं, तो निपात शब्द के अंतर्गत ही, भी, तक, तो, मत, न, हाँ, जी हाँ, क्या, जी नहीं, नहीं, भर, केवल, पर, मात्र, सा, जैसा, ये सारे क्या हो जाएंगे, निपात शब्द के अंतर्गत आएंगे। या ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा निपात शब्द नहीं है या फिर इनमें से कौन सा निपात शब्द है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अव्यय। अव्यय में देखते हैं कि स्वतंत्र एवं वस्तुपरक अर्थ देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ इनका भी अर्थ होता है और वाक्य के अंग हैं। इसके भेद की बात करें तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद निपात की बात करें तो स्वतंत्र वस्तुपरक अर्थ नहीं देते ये, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। शब्द, वाक्यांश पर अतिरिक्त बल देते हैं, वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये शुद्ध पूर्ण अव्यय नहीं होता। ये प्रायः जो है शब्द समूह के बाद इनका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ डेफिनीशन हो गए। इसके भेद की बात करेंगे तो इसमें जो है स्वीकार निपात होता है जिसमें जी हाँ आएगा, नकारात्मक अर्थक होता है जिसमें नहीं होता है, निषेधात्मक होता है मत, प्रश्नबोधक निपात क्या, विस्मयाद बोधक निपात जो हो जाता है वो काश की। इसके बाद बलदायक या सीमा बोधक निपात होता है केवल, तुलना बोधक निपात सा, अवधार बोधक लगभग, आदर बोधक जी। तो ये सारे निपात के भेद हो गए। ठीक है, प्रकार हो गए। इसके बाद अब देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, परिचय, भेद तथा प्रमुख विशेषताएं। क्रिया विशेषण की परिभाषा की बात करें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, और जो अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराएं उन्हें क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। उदाहरण की बात करें तो मोहन धीरे धीरे टहलता है, तो इसमें जो टहलना शब्द है वह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है, धीरे धीरे टहल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा।
से प्रकार एवं भेद की बात करेंगे तो 3 प्रकार का होता है, प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार और अर्थ के अनुसार, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। प्रयोग के अनुसार देखते हैं क्रिया विशेषण, तो इसमें 3 प्रकार का होता है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण जो होता है वो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है, जैसे कि बेटा शीघ्र जाओ, यहाँ पे साधारण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ शीघ्र। उपवाक्य से संबंधित होता है संयोजक विशेषण, जैसे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कब, यहाँ पे जहाँ और वहाँ जो है ये संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अनुबंध क्रिया विशेषण जो होता है वो अवधारणा अथवा निश्चय हेतु प्रयोग करते हैं कि यहाँ यह तो बड़ी विचित्र बात है, इसमें क्या हो जाता है, अनुबंध क्रिया विशेषण के रूप में आ जाता है। अब रूप के अनुसार क्रिया विशेषण है, तो इसमें जो है मूल क्रिया विशेषण जो होता है, कारण अथवा स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण, 3 प्रकार का रूप के अनुसार भी होता है क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण में ठीक, अचानक, दूर, फिर, नहीं इत्यादि होता है। स्थानीय या कारण क्रिया विशेषण में जाओ नहीं तो सिर चाटोगे, तो सिर जो यहाँ पे लिखा हुआ इस शब्द में, सॉरी इस वाक्य में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, कारक या स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाएगा। यौगिक क्रिया विशेषण में प्रतिदिन, इधर उधर, यथाक्रम, जहाँ तहाँ, हर एक, बाहर भीतर, घर और बाहर, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करेंगे, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने के तरीके या रीत से संबंधित विशेषता ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे, रीत क्रिया विशेषण अपव्यय, ठीक है। अब इसमें स्वीकारता के आधार पर अगर हम देखें तो हाँ, जी, ठीक इत्यादि जो होते हैं ये रीत क्रिया विशेषण होते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण। कारण के आधार पर, इसलिए और क्यों जो होते हैं ये भी रीतवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। निषेध के आधार पर ना, नहीं, मत इत्यादि होते हैं। अवधारणा के आधार पर तो, ही, भी, मात्र, भर, तक इत्यादि होते हैं, ठीक है। इसके बाद निश्चय अनिश्चय के आधार पर कदाचित, शायद, यथासंभव इत्यादि होते हैं। निश्चय के आधार पर अवश्य, सही, सचमुच इत्यादि जो होते हैं ये रीतवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। प्रकार के आधार पर ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, ये सारे रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करें तो ये संज्ञाओं की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे बीचों बीच, हाथों हाथ, ठीक है। ये जो है 2 भिन्न संज्ञाओं के जो है मेल से बनते हैं, जैसे दिन रात, सांझ सवेरे, ठीक है। इसके बाद इसमें देखें तो ये क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से बनते हैं, धीरे धीरे, कब कब, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्रिया विशेषणों के मेल से भी बनते हैं, जैसे जब तब, कल परसों, ठीक है। ये सब इसके हो गए यौगिक क्रिया विशेषण। इसके बाद ये 2 भिन्न या समान क्रिया विशेषणों के बीच ना लगाने से भी बनते हैं, जैसे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, ये भी आएगा इसके अंतर्गत यौगिक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके बाद यौगिक क्रिया विशेषण में देखें तो ये संज्ञा और विशेषण योग से बनते हैं, जैसे एक बार, एक साथ। ये पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से बनते हैं, जैसे विशेषकर, एक एक कर, मुख्य कर, बहुतर कर, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएगा, क्रिया यौगिक क्रिया विशेषण। इसके बाद ये अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से भी बनते हैं, जैसे प्रतिदिन, आजन्म। ये अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, सटासट, धड़ाधड़, ठीक है। इसके बाद ये विशेषण की द्विरुक्ति से भी बनते हैं, एक एक और ठीक ठाक। तो ये सब क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। इसमें अगर पहला देखते हैं तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है, तो ये स्थान और दिशा की सूचना देते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे इत्यादि, अर्थ के अनुसार। दूसरा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसमें काल या समय की सूचना देते हैं, जैसे आज, कब, अब, कभी, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है रेतवाचक क्रिया विशेषण, तो ये निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध कराते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, ठीक है। और इसके बाद एक आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये परिमाण का बोध कराते हैं, इसके भी भेद हैं। पहला है न्यूनता बोधक, इसमें कुछ, लगभग, थोड़ा इत्यादि, जरा आता है, ठीक, जरा इत्यादि आता है। अधिकता बोधक दूसरा है, इसमें अधिक, खूब इत्यादि होता है। पर्याप्त बोधक होता है, इसमें बस, केवल, काफ़ी होता है। तुलना बोधक में अधिक, कम, इतना, उतना इत्यादि होता है। श्रेणी बोधक में क्या होता है, बारी बारी से, एक एक कर इत्यादि जो होता है वो श्रेणी बोधक के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्रिया विशेषण अपव्यय के कुछ अपवाद हैं। तो अविकारी होते हुए भी कुछ क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार विकार यानी कि बदलाव हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि यह सेब अच्छा पका है, ठीक है, तो सूर्य कैसे चमकता है, तो यहाँ पे जो है कैसे हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सेब अच्छे पके हैं, चांदनी कैसी चमकती है, ठीक है। तो कैसा कैसा, जिससे कैसा कैसे, अच्छा अच्छे, तो इस तरीके से ये अपवाद के रूप में आता है। अब परीक्षा प्रयोग की दृष्टि के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं
पहले अब की विशेषण की बात करें तो जब वर्तमान का अनिश्चय हो वहाँ पे अब लगाते हैं, जैसे कि अब आप सो सकते हैं, ठीक है। तब कब लगाते हैं तो जब बीते हुए समय का बोध हो, जैसे कि तब बात कुछ और थी। कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है तो जहाँ पर अनिश्चित स्थान का बोध हो कि मोहन कहाँ गया, ठीक है। ही निपात कहाँ प्रयोग किया तो एकमात्र के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यह कार्य मोहन ही कर सकता है, तो जो हम सिर्फ हम कर सकते हैं वहाँ पर ही लगाया गया, या मोहन कर सकता है सिर्फ तो वहाँ पे ही लगाया जाएगा। केवल कहाँ पर लगा तो जब एकल के अर्थ का बोध हो, एक की अर्थ का बोध होगा तो वहाँ पे केवल लगाएंगे, जैसे यह काम केवल मोहन ही कर सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रायः ये कहाँ पर लगता है तो बहुधा से कम मात्रा का बोध कराने में वहाँ पे प्रायः लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रायः विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुधा जो होता है एक शब्द होता है तो उससे कम जो है बोध कराया जाता है प्रायः लगाकर। बाद, तो बाद जो होता है ये काल का सूचक होता है कि वो 1 माह बाद आया, ठीक है। नहीं, तो ये निषेध का निश्चय सूचक होता है कि वो नहीं जा सकता। इसके बाद शब्द निपात है अभी। अभी की बात करेंगे तो तुरंत के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि अभी 4 बजे हैं। फिर शब्द है जो भविष्य की ओर संकेत करने में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फिर ऐसा नहीं होगा। कहीं जो शब्द है ये अनिश्चित स्थान का बोध कराने में होता है, जैसे यह नगर उससे कहीं अच्छा है। भी शब्द जो है ये अतिरिक्त बल देने में भी का प्रयोग करते हैं, जैसे इस पुस्तक को तुम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मात्र शब्द का प्रयोग जो है संपूर्णता का अर्थ बोध कराने में होता है, जैसे मुझे 20 रुपये मात्र मिले। अब बहुधा शब्द का प्रयोग जो है प्रायः से अधिक मात्रा बोध कराने में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे छोटे बच्चे बहुधा हठी होते हैं, ठीक है। पीछे शब्द का यह समय का सूचक है। पीछे शब्द जैसे मोहन पढ़ने में मुझसे पीछे है, ये समय का सूचक होता है। न शब्द जो होता है साधारण निषेध हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे जाओ ना, बैठ क्यों गए। मत शब्द की बात करेंगे तो यह निषेधात्मक आज्ञा हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंदर मत आओ, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो संबंध बोधक अथवा संबंध बोधक अपव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय व भेद, इसके पहले अगर हम देखते हैं परिभाषा, संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हों उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। इसके बाद जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य एक दूसरे के शब्द से दिखावें उन्हें क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। भेद की बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के भेद होते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक जो होता है वो संबंध बोधक होता है और अनुबंध असंबंध बोधक होता है, 2 प्रकार के होता है। संबंध बोधक जो संबंध बोधक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों में के पश्चात है वहाँ पे ये होता है, जैसे कि पैसे के बिना मोहन के साथ, यहाँ पे क्या हो गया, संबंध बोधक। इसके बाद असंबंध बोधक जो वह शब्द जो संज्ञा के विकृति के रूप के बाद आए, जैसे कि मित्रों सहित कटोरे भर, तो यहाँ पे असंबंध हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्युत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो 2 प्रकार इसमें भी होता है। यौगिक संबंध बोधक अव्यय जिसमें अपेक्षा, मार्फत, द्वारा, योग, लेखे, बाहर इत्यादि आते हैं। अब मूल संबंध बोधक अव्यय में पर्यंत, समान, पूर्वक, नाई और बिना इत्यादि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यौगिक संबंध अव्यय, जिसमें क्रिया से निर्मित होता है, जैसे लिए, जाने, कर, मारे, चलते, जहाँ पर होगा वहाँ यौगिक संबंध बोधक हो जाएगा। विशेषण से निर्मित होते हैं तुल्य, समान, योग, ठीक है, और उल्टा और ऐसा, ये सब विशेषण से संबंधित है। क्रिया विशेषण से संबंधित की बात करेंगे तो ऊपर, भीतर, पीछे, परे, बाहर, वहाँ, पास, ये सब यौगिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। तो अर्थ के आधार पर एक एक करके देते हैं। तो दिशावाचक में आता है और, तरफ, आर पार, बायां दायां, आसपास, प्रति, आदि, ठीक है। इसके बाद साधनवाचक में जो है द्वारा, सहारे, माध्यम, जरिए इत्यादि जो है साधनवाचक के अंतर्गत आता है। व्यतिरेकवाचक जो है अतिरिक्त, सिवा, रहित, अलावा, बगैर, बिना, ये सब व्यतिरेकवाचक आ जाएगा, ठीक है। विषयवाचक जो होता है वो विषय, बाबत, भरोसे और लेखे, सब विषयवाचक हो जाएगा। सादृश्यवाचक में अनुकूल, अनुसार, तरह, समान, लायक, सरीखा, बराबर और भांति, सब सादृश्यवाचक में आ जाएगा। संग्रहवाचक में बात करेंगे तो ये जो है तक, पर्यंत, लगभग, भर, मात्र, अंतर्गत, ये संग्रहवाचक में आ जाएगा। करणवाचक में जो है कारण, मारे और परेशानी से, सारे करणवाचक में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है कालवाचक में देखेंगे तो अब तक, लगभग, पश्चात, पूर्व, पहले, बाद, पीछे, आगे, ये सब कालवाचक के अंतर्गत आएगा। स्थानवाचक में जो है निकट, सामने, पीछे, आगे,
और पास, समीप, बीच, नज़दीक, ये सब स्थानवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। उद्देश्यवाचक में लिए, हेतु और निमित्त शब्द होता है। हेतुवाचक शब्द जो है निमित्त शब्द, लिए और हेतु शब्द और वास्तव शब्द होता है। विनिमयवाचक में जगह, एवज, बदले, स्थान पर, पलटे, जगह पर होता है, ठीक है। विरोधवाचक में विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे और विपरीत शब्द होता है। साहचर्यवाचक में सहित, पूर्वक, वश, साथ, संग, समेत आदि होता है, ठीक है। तुलनावाचक में आगे, समान, अपेक्षा और समक्ष शब्द होता है। तो इस तरीके से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के ने अर्थ के अनुसार जो है संबंधवाचक अव्यय के 13 भेद किए हैं, जबकि हरदेव बाहरी ने 14 भेद किए हैं। तो उनको अभी हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर क्या होता है उसको देखते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय होता है, इसका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की बात करते हैं, जैसे कि घर के अंदर लड़के बैठे हैं, शीला श्यामा से मधुर गाती है, ठीक है। तो इसमें श्यामा से मधुर और के अंदर ये सब क्या है, संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है इसका प्रयोग क्रिया के पहले ही हो जाता है, जैसे मोहन अंदर बैठा है, शीला मधुर गाती, तो मधुर और अंदर जो है ये क्रिया के पहले प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण संबंध हो जाएगा। तो यही दोनों अंतर होता है इसमें। अब समुच्चय बोधक अव्यय की बात करेंगे या समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं। तो इसका परिभाषा की बात करें तो जो अव्यय दो पदों अथवा वाक्यों के परस्पर जोड़ते हों उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे आंधी आई और पानी बरसा, ठीक है। ऐसा शब्द जो क्रिया संज्ञा की विशेषता ना बताकर वाक्य का पद का संबंध जोड़ता है, वहाँ पे सब समुच्चय बोधक हो जाएगा। जैसे परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। अब समुच्चय बोधक के भेद, तो 2 प्रकार का भेद होता है इसमें, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। समानाधिकरण जो संबंध समुच्चय बोधक अव्यय, तो उसके भेद देखते हैं। इसके पहले परिभाषा तो देख लेते हैं। जो अव्यय मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसके भेद में पहला विभाजक अव्यय, तो इसमें या, वा, नहीं तो, की अथवा आदि आता है। दूसरा इसमें सब परिमाण बोधक अव्यय, इसमें अतएव, अतः, इसलिए, सो आदि आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है संयोजक अव्यय, तो इसमें और, यों, व, तथा आता है। इसके बाद आता है विरोधावाचक अव्यय, इसमें किंतु, बल्कि, मगर, वरन, लेकिन, पर आता है, ठीक है। फिर इसमें देखें तो जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याधिकरण समुच्चय, ठीक है। अब इसके भेद देखते हैं। तो पहला है स्वरूपवाचक अव्यय, तो अर्थात, यानी कि, मानो, जो, कि, ये शब्द स्वरूपवाचक के अंतर्गत आते हैं। फिर उद्देश्यवाचक अव्यय, ताकि, इसलिए, कि, न, जो, ये सारे क्या हो जाते हैं, उद्देश्यवाचक अव्यय हो जाते हैं। कारणवाचक अव्यय की बात करेंगे तो इसलिए, क्योंकि, जो, कि, ये सब कारणवाचक अव्यय हो जाएंगे। संकेतवाचक में चाहे, तो, यद्यप, तथा, परंतु, यदि, तो, किंतु, इतने सारे शब्द जो है संकेतवाचक अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब विस्मयाद बोधक अव्यय की बात करेंगे तो जिन अव्यय से हर्ष, शोक इत्यादि आदि के भाव को सूचित करे, किंतु उनका संबंध वाक्य तथा उसके किसी विशेष पद से न हो, वहाँ पर क्या होता है, विस्मयाद बोधक अव्यय होता है, ठीक है। विस्मयाद बोधक अव्यय होता है। विस्मयाद बोधक अव्यय की बात करेंगे तो इसके भेद में देखते हैं। तो पहला देखते हैं, जो अव्यय दुख, घृणा, उल्लास, हर्ष, शोक इत्यादि मनोभावों को सूचित कर, जैसे कि वाह, आहा, अरे, ओह, छी छी, ये सारे क्या हो जाएंगे, विस्मयाद बोधक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तिरस्कार बोधक अव्यय, इसमें हट, अरे, दुर, धिक, भाग भाग, चुप, ये सारे तिरस्कार बोधक के अंतर्गत आएंगे। अनुमोदन बोधक, शाबाश, हा, हाँ, वाह, ठीक, अच्छा, ये सब अनुमोदन बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हर्ष बोधक अव्यय, हर्ष बोधक में वाह, शाबाश, अच्छा, जय, वाह वाह, आहा, धन्य धन, ये सब हर्ष बोधक के अंतर्गत आ जाएंगे। शोक बोधक अव्यय की बात करें तो त्राय त्राय, आय, हाय, आह, हा, ये सब शोक बोधक में आ जाएगा, ठीक है। आश्चर्य बोधक में ओहो, वाह, क्या, ये सब आश्चर्य बोधक हो जाएंगे। संबोधन बोधक के अंतर्गत आ जाएगा अहो, लो, अरे, रे, अजी, है, ये सब संबोधन बोधक के अंतर्गत आता है। स्वीकार बोधक अव्यय की बात करें तो जी हाँ, जी हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, ये सब कहा जाएगा स्वीकार बोधक के अंतर्गत। घृणा बोधक में छी छी, राम राम, ये सब घृणा बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये होगा विस्मयाद बोधक परिचय। तो आगे हम बात करेंगे काल परिचय के बारे में।
तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, वहाँ पर जो है काल कहते हैं। उसको क्या क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है। काल और उसके भेद की बात करें तो 3 प्रकार के काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है। अब वर्तमान काल के उदाहरण की बात करें तो वह जाता है, ये वर्तमान काल में कहा गया है बात। और भूतकाल में वो आया था, मतलब कि पास्ट हो गया भूतकाल, और भविष्य काल में वो आएगा, ये हो गया उसका भविष्य काल। ठीक है। अब इसके भी कुछ भेद होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान की बात करें तो क्रिया का वर्तमान में होना अथवा पाया जाना होता है, वहाँ पे सामान्य वर्तमान होता है। जैसे कि राम आता है, वो पढ़ता है, वो देखता है, ये सब सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है जिससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान में क्या होगा? कार्य की सिद्धि का पूर्ण होना या बोध होना जरूरी है। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें क्या है? ये पूर्ण वर्तमान बता रहा है, कार्य हो चुका है। ठीक है। वो स्कूल से आया है, उसने भोजन किया है, तो इसमें पूर्ण रूप से दर्शा रहा है क्रिया कि ये पूर्ण हो चुका है कार्य, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में जहाँ क्रिया के होने पर संदेह हो, वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे कि मोहन खाता होगा, यानी कि ये संदिग्ध है, यानी कि संदेह है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ठीक है। या फिर राम पढ़ता होगा, इसमें भी देखिए संदिग्ध है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। वो खेलता होगा, यानी कि खेल रहा है कि नहीं खेला ये नहीं पता। ठीक है। तो इस तरीके से टाइप के वाक्य में जो है संदिग्ध वर्तमान होता है। इसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में जहाँ वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना का बोध हो, वहाँ पे संभाव्य वर्तमान होता है। जैसे कि वह आया हो, वह गया हो, मोहन बाजार गया हो, इसमें सब में क्या है? संभाव्य वर्तमान है। ठीक है। तो इस तरीके से संभाव्य वर्तमान के बारे में आप लोग पता लगा लीजिए। इसके बाद आता है लास्ट है तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान माने कि जो हो रहा है काम, जैसे कि मोहन जा रहा है, श्याम पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारा कार्य हो रहा है और समाप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तात्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। तो कितने भेद हो गए? तो इसके वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं भविष्यत काल के भविष्य या भविष्यत काल के भेद की बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला इसमें देखते हैं सामान्य भविष्य काल। इसमें होता है क्रिया का सामान्यतः भविष्य में होना ही सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे कि राम कल जो है घर आएगा, शीला सुबह आएगी, ये सब क्या है? भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल के उदाहरण है। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल के अंतर्गत देखें तो जब भविष्य में कार्य होने की संभावना का बोध हो, तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि संभव है दिनेश कल आएगा, लगता है वो चला गया, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान भविष्य काल। ठीक। इसके बाद आता है हेतु मद भविष्य काल। तो इसमें क्या होता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि हेतु मद भूतकाल में 2 क्रिया होती है, इससे यह स्पष्ट होता है इसकी परिभाषा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि राम आए तो मैं जाऊँ, यहाँ पे आया शब्द और जाऊँ शब्द, ये 2 क्रिया हो गई, तो ये क्या होगा? हेतु मद भविष्य काल के अंतर्गत उदाहरण आएगा। ठीक है। या फिर वह कमाए तो हम खाएं। ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हेतु मद भविष्य काल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की बात करेंगे तो इसमें जो है जब क्रिया के विशेष समय के ज्ञान का अभाव हो, तो वहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाता है। जैसे कि सीता आई, अब इसके समय का ज्ञान का अभाव है, यानी कि कब आई ये नहीं पता। ठीक है। श्याम गया, वो खाया, यानी कि इसके समय नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन भूतकाल में कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल में। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जब क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में तत्काल या ही सूचित हो, तो उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने सेब खाया, मोहन अभी आया है, अभी अभी वह सो गई, यानी कि जो क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुआ हो उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। यानी कि क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल या तत्काल ही सूचित हो, वहाँ पे आसन्न भूतकाल आएगा। इसके बाद तीसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब कि जब क्रिया हो रही थी किंतु समाप्ति का बोध ना हो, यानी कि क्रिया चालू हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंदर। जैसे कि गीता गीत गा रही थी, यानी कि गीत गा रही थी और भी चालू है कि नहीं चालू है ये नहीं पता, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद वो खेल रहा था, ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो खेल रहा है या खेल चुका है या खेल रहा होगा, तो इस तरीके से या किस में आ जाएगा? अपूर्ण भूतकाल में। वह जा रहा था, ये भी अपूर्ण भूतकाल में आएगा। इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो, यानी कि क्रिया समाप्त हो जाए, काम समाप्त हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल आएगा। जैसे कि राम आया था, इसमें देखिए राम आया था मतलब कन्फर्म है, उसने पढ़ा था ये भी कन्फर्म है।
मोहन मेरे यहाँ आया था, ये भी कन्फर्म। तो इस तरीके से इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, अब संदिग्ध भूतकाल आता है। संदिग्ध भूतकाल की बात करें तो जब क्रिया के बारे में संदेह बना हो कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे कि मोहन खाया होगा, शीला गई होगी, वह गीत गाया होगा। इसमें देखिए बना हुआ है, संदिग्ध संभावना व्यक्त किया गया है कि खाया होगा, ठीक है, या फिर गई होगी या फिर गाया होगा। तो इस तरीके से इसमें क्या हो जाए, संदिग्ध भूतकाल में आएगा। लास्ट इसका है हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, ये जो है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु मध्य भूतकाल। जैसे कि यदि वह आता तो मैं जाता, वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, वह दवा खाता तो स्वस्थ हो जाता। इसमें क्या है, हेतु मध्य भूतकाल, क्योंकि इसमें क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकी। क्योंकि देखिए वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो, यानी कि अगर वो पढ़ लेता, यानी कि वो क्रिया कर लेता पढ़ने वाला, तो ये इधर ये उत्तीर्ण हो जाता। तो इस तरीके टाइप के वाक्य में ये किसका उदाहरण हो जाता है, हेतु मध्य भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, चलिए हो गया काल। अब इसके बाद देखते हैं वाच्य परिचय तथा उसके भेद एवं प्रयोग। तो वाच्य परिचय क्या है, वाच्य परिचय की बात करें तो क्रिया का वह रूपांतर जिससे कर्ता कर्म भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान हो, वहाँ पे जो है वाच्य कहा जाता है उसको। ठीक है, अब वाच्य के भेद और इसके जो है वाच्य तथा वाच्य के भेद देख लेते हैं। देखिए 3 प्रकार के भेद इसमें होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृतवाच्य की बात करें पहले, तो जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो, इसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती है, तो ये क्या होता है, कृतवाच्य होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि राधा पत्र लिखती है, अब जो लिखती है ये क्या है, ये कर्ता के अनुसार हो रहा है कम। ठीक है, और ये लिखना जो शब्द है सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो इस तरीके से ये कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा। कर्मवाच्य क्या होता है, जब क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो और इसमें क्रिया केवल सकर्मक होती है। ठीक है, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। जैसे कि पत्र लिखा जाता है, ठीक है, पत्र लिखा जाता है, इसमें क्या है, कर्म जो हो रहा है वो क्रिया जो हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कि क्रिया का हो रहा है, पुस्तक जो है पढ़ी जा रही है, यानी कि कर्म के अनुसार काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जब क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार व्यक्त हो, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। इसमें क्रिया जो होती है प्रायः अकर्मक होती है। जैसे कि राम से बैठा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे जो है भाव के अनुसार क्रिया प्रदर्शित हो रही है, कर्ता कर्म को इसमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाववाच्य आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। वाच्य के प्रयोग देखते हैं तो 3 प्रकार के प्रयोग होता है वाच्य के, कर्तर प्रयोग, भावे प्रयोग और कर्मण प्रयोग। कर्तर प्रयोग क्या होता है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तर प्रयोग। जैसे कि शीला अच्छी पुस्तकें पढ़ती है, ये इस टाइप के उदाहरण क्या होता है, कर्तर प्रयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद भावे प्रयोग की बात करें तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन तथा पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष में हो, तो वहाँ पे जो है भावे प्रयोग कहेंगे। जैसे कि राम से पढ़ा नहीं जाता, अब ये क्या हो जाएगा, ये भावे प्रयोग के अंतर्गत आएगा। कर्मण प्रयोग अभी जो पढ़ा ना, कृतवाद कर्म और भाववाच्य, इसी के अनुसार ये भी है। अब कर्मण की बात करेंगे तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मण प्रयोग। जैसे कि राम ने पत्र लिखा, तो इसमें क्या है, कर्मण प्रयोग के अनुसार है। ठीक है, अब शब्द भेद शब्द भंडार देखते हैं। तो शब्द क्या है, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जैसे कि सार्थक शब्द क्या हो गया, पानी, और इसका निरर्थक क्या होगा, वाणी। ठीक है, पानी वानी बोलते हैं ना, पानी वानी, गिलास उलास, तो ये क्या हो गया, पानी शब्द सार्थक हो गया और निरर्थक क्या आ जाएगा इसमें, वाणी। ये पंजाबी में ज़्यादा बोला जाता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। अब आगे शब्दों के वर्गीकरण करते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, इसमें 5 प्रकार के जो है व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो है वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, पहला आता है तद्भव शब्द, ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से है। तो तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत जो होकर हिंदी में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत के विकृति से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें जो है तद्भव शब्द कहता है। जैसे कि एक शब्द उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अग्नि है, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है। अब इसका विकृति रूप क्या हो जाता है, हम लोग प्रयोग करते हैं अधिकतर आग। तो आग क्या हो गया, यह तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, आग क्या हो गया, तद्भव शब्द। लेकिन अग्नि क्या है, ये तत्सम शब्द है। अग्नि एक संस्कृत शब्द है, तो इससे विकृत होकर जो आग बना ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। तो इस तरीके से तद्भव शब्द हो गया।
तत्सम शब्द किसी भाषा का मूल शब्द तत् प्लस सम अर्थात वह प्लस समान अर्थात जो संस्कृत के समान हो वो तत्सम होता है। यानी कि सीधा सीधा जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया जाए वो तत्सम शब्द होता है। जैसे कि अग्नि हो गया, अभी अग्नि का लिया हमने, तो वो अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। इसके बाद देशज शब्द, देशज मतलब देश प्लस जा अर्थात जिनका जन्म देश में ही हुआ हो, ये ना तद्भव होते हैं, ना तत्सम होते हैं और ना ही विदेशी होते हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है। अभी इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। विदेशज या विदेशी शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द जो होते हैं उन्हें आगत अथवा ग्रहित शब्द भी कहा जाता है या विदेशी शब्द भी कहा जाता है। एक होता है संकर शब्द, वह शब्द जो दो या दो अधिक भाषाओं के योग से बने होते हैं उन्हें द्विज शब्द या संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया परिभाषा। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, ऋण शब्द, योगारूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है। अब इसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो 2 प्रकार का होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है, तो जो व्याकरण नियमों के अनुसार हो तथा लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पर अपना रूप बदलते हो, वहाँ पे विकारी शब्द हो जाएगा। इसके भेद होते हैं 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है। अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष काल के कारण कोई परिवर्तन न हो, ये यथावत अपने मूल रूप में रहते हैं, वहाँ पर वो अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भेद इस तरीके से होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, सकारात्मक अथवा नकारात्मक, संबंध बोधक और निपात शब्द, ये सारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। अब देखते हैं देशज शब्द। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। देशज शब्द की बात करेंगे तो इनकी उत्पत्ति निश्चित स्रोत नहीं है, ये बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, ये लोक भाषा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जॉन बीन्स इसे अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। ठीक है। और इनका प्रयोग विभिन्न बोलियों में होता है, इन्हें क्षेत्रीय स्तर पर बोलियों में गढ़ा जाता है। देशज शब्द के प्रकार की बात करेंगे तो कोल अथवा संथाल जातियों से आए शब्द, द्रविड़ जातियों से आए शब्द, धन्यवात्मक जब शब्द और गढ़ने से बने शब्द या गढ़ंत से बने शब्द, तो 4 प्रकार के इसके होते हैं देशज शब्द के। अब उसमें इनके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कोल अथवा संताल जनजातियों के जो है आए शब्द जो है वो है केला, कौड़ी, तांबुल, परवल, भिंडी और इसके बाद आता है इसमें बाजरा और सरसों इत्यादि जो होते हैं, ये कोल अथवा संताल जातियों के से लिए गए शब्द हैं। ठीक है। बाकी आते देश शब्द के अंतर्गत। द्रविड़ जातियों की बात करेंगे तो इसमें ताला, डोसा, इडली, चिकना, ये सब द्रविड़ जातियों के शब्द हैं। यानी कि ये आप साउथ इंडियन में अधिकतर जो इस्तेमाल किया था उससे सब रिलेटेड। धन्यवातक शब्द यानी कुलबुलाना, चमचमाना, चूँ चूँ, टर टर, खटाखट, ये सब धन्यवात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं। गढ़ने से बने शब्द जो होता है वो है लोटा, खटपट, परात, ठठेरा, चुटकी, उटपटांग, खचाखच, खर्राटा, ये सब क्या है, गढ़ने से बने हुए शब्द हैं। ठीक है। यानी मनगढ़ंत यानी गढ़ंत से बन गए हैं शब्द। तो इस तरीके से देशज शब्द हो गए। अब देखते हैं विदेशी भाषाएं या तो उनसे बने वह शब्द या विदेशज शब्द या उनके प्रकार। तो वह विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा की उदारता से वह सांस्कृतिक समन्वय के लिए अपना लिए गए तथा उन्हें विदेशी शब्द या विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे विदेशी भाषाएं देखते हैं। विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं, फारसी, अरबी, जापानी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, लैटिन, चीनी, डच, फ्रांसीसी, फ्रेंच, इटालियन, रूसी, यूनानी, स्पेनिश, पश्तो, मैक्सिकन, ये सारी कौन सी भाषाएं, ये विदेशी भाषाएं। अब इनसे बने प्रमुख फारसी शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले फारसी शब्द की बात करते हैं तो देखिए फारसी शब्द बहुत सारे हैं। अनार है, अमरूद है, सब फारसी हैं। कबूतर, जानवर, कमी, कमीना, ये सब फारसी हैं। कब्रिस्तान, कमज़ोर, कमर, कारखाना, कारीगर, कारवां, फारसी शब्द हैं। ठीक है। हिंदी फारसी है। हुनर, होश, हरकारा, हमेशा, हम उम्र, हरगिज, हमदम, होशियार, ये सब फारसी शब्द हैं। जलेबी भी फारसी है। ठीक है। जादू फारसी है। ज़मीन, दरगाह फारसी है। रफू, राज, रास्ता फारसी है। राहगीर, वरन, वरना, वायदा, सवार, सीना, बहाना, बाजार, पनाह, दाद, जुबान, गुमनामात फारसी हैं। खाना बदोश, कारसाद, ख्वाहिश, उस्ताद, उम्मीदवार, आगाह, ये सब फारसी हैं। ठीक है। इसके बाद खूबसूरत, जेब, जुदा, नाजुक, पैगंबर, फरमान, दीवाना, दिल भी फारसी है। बंदरगाह, बीमा, बीमार, बेवकूफ़ी, ताज़ा, दमा, जमा, चकबंदी, चहलकदमी, सितारा, सितार, सितारा, सरदार, शादी भी फारसी है। ठीक है। पलंग, मादा, नाव, रंग, लेकिन,
कमान कमसिन, कमज़ोर कमतर, उम्मीदवार आगाह, उस्ताद ख्वाहिश, ये सब खाना बदोश और खारसाद ये सब क्या है फारसी पर शब्द हो गए। इसके बाद देखते हैं प्रमुख अरबी शब्द की बात करते हैं। अब अरबी शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अरबी शब्द में अगर हम बात करें तो बला फ़र्क, नक्शा, ठीक है, नकद, नियत, मसाला, मुकदमा, मुनीम, मुश्किल, हरकत, हाजिर, हावी, हुस्न, इलाज और रकम, ये सब क्या हो जाएंगे अरबी शब्द हो जाएंगे। अदालत, अमानत, अल्लाह, असर, असली, आला, आशिक, इकबाल, इजहार, इनाम, इलाज, इशारा, इश्तहार, इस्लाम, औरत, औजार, कदम, कफन, कबीर और कबूल, ये सब क्या हो गया फारसी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कब्ज, कब्जा, कब्र, कमीज, कलम, कसम, काफ़ी, किला, कत्ल, खबर, गरीब, गुस्सा, गलत, जिला, तबादला, सब अरबी भाषा है, अरबी शब्द है। नकलची, तारा, ताबीज, ताज, अदा, किताब, कुर्सी, हमला, हद, सियासी, सहूलियत, मुहावरा, फसल, सल्तनत, लानत, ये सब क्या है अरबी भाषा के शब्द हैं। हुस्न, लाइलाज, रकम, ठीक है, ये हो गए। अब पुर्तगाली शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पुर्तगाली शब्द की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका अचार, अनानास, अनानास जो होता है ये भी पुर्तगाली है। आल्पीन पुर्तगाली, अलमारी पुर्तगाली, आलू अलमारी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। इस्पात, काजू, अलकतरा, तौलिया, नीलाम, पपीता, पादरी, बाल्टी, मेज, संतरा, साबुन, फीता और चाबी और गोभी, ये सब क्या है पुर्तगाली शब्द है, और गमला भी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तुर्की शब्द। तुर्की शब्द के अंतर्गत कौन कौन का आएगा शब्द देखिए। दरोगा, तोप, चेचक, चाकू, अरमान, आका, उर्दू, कमरा, कुर्ता, नौकर, ठीक है, चम्मच। इसके बाद बारूद, बीबी, बेगम, कैंची, मुगल, लफंगा, लाश, सराय और तमगा, ये सब क्या है तुर्की शब्द है, ठीक है। फ्रांसीसी शब्द तो अंग्रेजी शब्द क्या है फ्रांसीसी है। कूपन शब्द फ्रांसीसी है, अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी है और कारतूस शब्द भी फ्रांसीसी है। जापानी शब्द 3 शब्द है, सुनामी, रिक्शा और एक है सायोनारा, ये 3 शब्द क्या है जापानी शब्द है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिकन शब्द में टमाटर और कोको 2 शब्द आते हैं, ठीक है। रूसी शब्द में 4 शब्द आते हैं, वोदका, जार, स्पुतनिक और लूना। इसके बाद आता है चीनी शब्द। चीनी शब्द में जो है चाय, तूफान, चीकू, लीची और पटाखा आता है, ठीक है। फिर आता है डच शब्द। डच शब्द में जो है ड्रिल, चिड़िया, स्काउट, बम, तुरुप, ये सब डच शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें इटालियन शब्द। इटालियन है कार्टून, लॉटरी और इसके बाद एक आता है इसमें ट्रैकेट, ठीक है, ये इटालियन शब्द है। मैक्सिकन हो गया। स्पेनिश शब्द। स्पेनिश में कार का आता है, सिगरेट है, सिगार है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी शब्द की बात करेंगे तो अर्दली। अर्दली तत्सम शब्द है, हॉस्पिटल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनता है आर्डली और हॉस्पिटल का अस्पताल तद्भव शब्द बनता है, सारे क्या अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। इटालियन होगा। यूनानी शब्द की बात कर लेते हैं। यूनानी शब्द अगर देखते हैं तो इसमें अकेडमी जो है यूनानी शब्द है, एटम यूनानी शब्द है, एटलस यूनानी शब्द है, टेलीग्राफ यूनानी है, टेलीफोन, बाइबिल, ये सब क्या है यूनानी शब्द है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से जो है टेलीफोन जो है कौन सा शब्द से किस भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है पश्तो शब्द। पश्तो शब्द में अखरोट है, गुंडा है, जमाल गोटा, नगाड़ा, पटाखा, मटरगश्ती, लुच्चा, ये सब पश्तो शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लैटिन शब्द। लैटिन शब्द के अंतर्गत आता है इंच, स्कूल, एजेंडा, कोरम, राशन, जनवरी, नवंबर, पेंशन, मसाल, ये सब क्या होते हैं लैटिन शब्द हैं, ठीक है। अब अन्य अंग्रेजी शब्दों की बात कर लेते हैं। देखिए क्रिकेट है, फीस, फाइन, बैंक, टिकट, हेलमेट, कैलेंडर, मीटर, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। गार्जियन, बिस्किट, पिज्ज़ा, बेकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, ये सब क्या है अंग्रेजी शब्द हैं। आर्मी, लिफ्ट, कॉलेज, सैलून, बिल, मीटर, ये सब क्या है अंग्रेजी शब्द हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हो गए जो कि शब्दों से संबंधित है। अब देखते हैं अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द देख लेते हैं। तो जैसे गुजराती शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो गुजराती में गरबा, हड़ताल आता है, ठीक है। मराठी शब्द कौन सा है, चालू, लागू, बाड़ा, ये सब मराठी शब्द हैं, ठीक है। पंजाबी शब्द की बात करें तो सिख, छोले, भांगड़ा और खालसा, ये क्या है पंजाबी शब्द हैं। बंगाली शब्द में गल्प, संभ्रांत, तत्वाधान, आपत्ति, ये सब क्या है बंगाली शब्द हैं। अभिभावक, चमचम, संदेश, रसगुल्ला और उपन्यास, क्या है सब बंगाली शब्द है, ठीक है। चमचम, रसगुल्ला, संदेश, उपन्यास सब क्या है बंगाली हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की बात करेंगे तो ये अपभ्रंश शब्द तद्भव होते हैं, जैसे गयंद, ठीक है। अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं, जैसे कि आँख। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द भी तद्भव होते हैं, जैसे कि बच्चा।
उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द तद्भव होते हैं, जैसे कि सड़क, लड़का, ठीक है। ये कुछ सब तद्भव शब्द पहचानने की जो है विधियाँ प्रकार हैं, देख लीजिएगा। सरल व आसानी बरतने वाले मुख शुद्ध की दृष्टि से बोले जाने वाले शब्द जो है तद्भव होते हैं, जैसे कि सूरज, घर, ठीक है। हिंदी उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं, जैसे कि अधपका, अनहोनी। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द तद्भव होते हैं, जैसे कि बचपन, मिठास। तो ये हो गया तद्भव शब्द। अब देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द की बात करें अगर हम, तो इसमें जो है अर्ध व्यंजन वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे कि अपवाद की बात करेंगे तो हल्दी जो है वो तत्सम नहीं होता। बाकी अग्नि, कर्ण, ग्रह ये सब प्रायः जो है तत्सम के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, जैसे कि विज्ञान, क्षत्रिय, क्षेत्र, ज्ञानी, ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, ये आपको याद रखना है। यदि किसी शब्द के अंत में ड़ा शब्द हो या ड़ा वर्ण हो तो वो शब्द क्या होगा, वो तत्सम होगा। जैसे कि अरुण, पुराण, ये सब क्या हो जाएगा, गरुण, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। विसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं वो भी तत्सम होते हैं, दुख, पुनः, ठीक है। अनुस्वार चिन्ह युक्त शब्द को होते हैं वो भी तत्सम होते हैं, जैसे कि संख्या, अंकित। हलंत चिन्ह वाले शब्द भी तत्सम होते हैं, जैसे पाठ्य, ठीक है। समास वाले शब्द जो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक पद संस्कृत का हो तत्सम होते हैं, जैसे कि राजधर्म। संधि वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे हिमालय। संस्कृत उपसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कि अध्यादेश, ठीक है। इसके बाद संस्कृत प्रत्यय से अगर बने शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कि पठनीय, ठीक है। पठधात आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, तो उससे बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। हिंदू धर्म, संस्कृत व संस्कार बोधक शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय। वेद, पुराण, धार्मिक ग्रंथों में वर्णित शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद। प्रायः कठोर जटिल उच्चारण वाले शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं, जैसे कि अंत्याक्षरी और उज्ज्वल। तो इस प्रकार के तत्सम शब्द के इस तरीके से भेद निकाले जा सकते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अब रचना तथा बनावट के अनुसार शब्दों के वर्गीकरण और भेद देखते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर समानता शब्दों को 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। अब रूढ़ शब्द क्या है उसको देखते हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो यह लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित है। जिन शब्दों को अलग रखने पर उनके खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि पेड़, पत्थर, पीला, मेंढक, स्त्री, दूध, मिट्टी, रोटी, पानी। इनको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ देंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द उन्हीं को कहते हैं जिसको तोड़ने से सार्थक अर्थ न निकले, ठीक है। इसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो होता है वो 2 या 2 से अधिक अर्थ देने वाली इकाइयों अथवा शब्दों से बने शब्द होते हैं, जैसे कि घुड़सवार, नवयुवक, लोकप्रिय, महासागर, पीलापन, चतुर्भुज, जलधारा, रात दिन, समतल, प्रतिदिन। देखा, तो इस तरीके से ये किस टाइप के हैं, ये सब हो जाएंगे यौगिक शब्द, ठीक है। इसके बाद योग रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो यौगिक हो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा। वह शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए ऋण हो जाते हैं, उन्हें योग ऋण कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज मीन्स कमल होता है, ठीक है। दशानन मीन्स रावण होता है। चक्रपाण मीन्स विष्णु होता है। सिरफिरा मीन्स सनकी। जलज मीन्स पंकज। त्रिपुरारी मीन्स शिव। लंबोदर मीन्स गणेश। पीताम्बर मीन्स कृष्ण विष्णु। तो पंकज, दशानन, चक्रपाण, सिरफिरा, जलज, त्रिपुरारी, लंबोदर, पीताम्बर, ये कौन से शब्द हो जाएंगे, ये योग ऋण शब्द क्या आ जाएंगे, क्योंकि तीसरा शब्द अर्थ निकल रहा है, तीसरा भाव निकल रहा है, जो कि आपने बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 शब्दों के वर्ग के मेल से बनता जो है तीसरा शब्द, उसका अर्थ क्या निकलता है, तीसरा अर्थ। तो पीताम्बर भी बहुव्रीहि के अंदर आता है, लंबोदर भी आता है, त्रिपुरारी, इसमें जितने भी हैं ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना उपसर्ग, नेक्स्ट पॉइंट है शब्द रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय की बात करेंगे। देखिए, उपसर्ग की बात अगर हम करते हैं सबसे पहले तो इसमें देखते हैं उपसर्ग का अर्थ होता है, इसको तोड़ेंगे तो उप प्लस सर्ग, यानी कि उप बराबर समीप होता है और सर्ग में सृष्टि करना होता है। तो निकट या पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना होता है तो वो उपसर्ग होता है, ठीक है। वो शब्दांश या अपव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो वो उपसर्ग होता है। शब्द उपसर्ग से शब्द के अर्थ में नई विशेषता, प्रतिकूलता या कुछ शब्दों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी में संस्कृत तथा उर्दू के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं। हिंदी उपसर्गों की संख्या टोटल 10 है और संस्कृत के उपसर्ग टोटल 22 हैं। उर्दू उपसर्गों की संख्या टोटल 12 है, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। उपसर्गों के विभाजन करते हैं तो देखिए उर्दू उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग, इतने सारे उपसर्गों का विभाजन होता है।
अब संकर शब्द क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो संकर शब्द जैसे कि संस्कृत प्लस हिंदी से मिलकर बनता है उसको संकर कहते हैं, जैसे कि उपबोली, चित्तचोर, ये सब संकर शब्द के उदाहरण हैं। हिंदी प्लस उर्दू से मिलकर बनता है जैसे कि राजमहल। फारसी प्लस हिंदी से मिलकर बनता है जैसे कि मुर्दा घर। अरबी प्लस हिंदी से मिलकर बनता है जैसे कि अरब, अखबार वाला, अजायब घर, किताब घर, मालगाड़ी। ठीक है। अरबी प्लस अंग्रेजी शब्द से जैसे कि जिला जज। फारसी प्लस संस्कृत शब्द जैसे कि ज़्यादातर, बंदीगृह, हिंदीकरण। इसके बाद तुर्की प्लस फारसी से नौकरशाह, नौकरशाही जो बनता है, ये सब संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। हिंदी प्लस अंग्रेजी यानी कि कपड़ा मिल। तुर्की प्लस संस्कृत नौकर चाकर। ठीक है। तुर्की प्लस हिंदी तोप गाड़ी। ये उदाहरण हो गए किसके? संकर शब्द के। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखते हैं प्रमुख तत्सम उपसर्ग की बातें। तो इसमें देखिए संस्कृत उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा कि आ, छोटा आ मतलब नहीं, अभाव, हीनता या शून्यता की दृष्टि से इसका जो है प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ये दर्शाना होता है। जैसे कि अभाव, अटल, अछूत, ये सब क्या हो जाएगा? ये आ पर से इमा आ उपसर्ग लगा हो ना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? एक तरीके से दिखाता है। नेक्स्ट उपसर्ग है आधि। तो आधि की बात करेंगे तो ये अधिक जो शब्द है अधिक, ये अधि से मिलकर बना है। जैसे कि और संख्या की बात करें तो अधिपति, अधिसंख्या, अध्यक्ष, अधिकरण आता है। ठीक है। इसके बाद अनुमिस पीछे या समान की स्थिति में लगाएंगे, जैसे कि अनुरूप, अनुशासन, अनुवाद, अनुचर। ठीक है, अनुचर। इसके बाद अन शब्द, अन उपसर्ग। तो अन उपसर्ग की बात करें तो इसमें देखिए अभाव या हीनता या शून्यता की जहाँ पे प्रकट करना होगा वहाँ पे अन शब्द लगाएं, जैसे कि अनायास, अनंत, अनपढ़ शब्द इसके बनते हैं। ठीक है। इसके बाद अपमिस बुरा, जहाँ पे बुरा हो तो जैसे कि मान का अपमान, अपहरण, अपशब्द, सब इस तरीके से शब्द बनते हैं। ठीक है। अभिमीन्स होता है और, सामित या अधिक की दृष्टि से, जैसे कि अभिमान, अभियोग, अभिमत, अभिनव, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अव उपसर्ग जो होता है वो बुरा, हीन, नीचे, दूर, ये सब अव जहाँ पर उत्पन्न हो वहाँ पर क्या लगाएंगे? अव लगाएंगे, जैसे कि अवगुण, अवनत, अवस्था, अवतार। बड़ा आ में देखिए तक और समेत जहाँ पर आएगा, जैसे कि आगमन, आजन, आकर्षण, आकाश आता है। उत शब्द में उद जहाँ पे होता है जैसे कि ऊपर, ऊंचा। ठीक है, ये स्थिति में लगाएंगे, जैसे कि उत्पीड़न, उत्तम, उन्नत, उद्देश्य के अर्थ में लगाते हैं। उप उपसर्ग के जैसे कि सहायक, गौड़ और निकट जहाँ पे अर्थ प्रदर्शित करें, जैसे कि उपबोली, उपभाषा, उपराष्ट्रपति, तो इस तरीके से इसके शब्द बनते हैं। कु उपसर्ग जो है जहाँ बुरा की स्थिति प्रकट हो, जैसे कुरूप, कुयोग, कुदृष्टि, कुदिन, कुपात शब्द हो जाते हैं, इससे बनते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दुर्शब्द। दुर्शब्द में बुरा या कठिन की परिस्थिति में प्रयोग होता है, जैसे कि दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्घटना। ठीक है। निशब्द नीचे, भीतर, अतिरिक्त, कुशलता का प्रयोग जहाँ पे क्या कहेंगे कि प्रदर्शित हो वहाँ पे इसका प्रयोग, जैसे निकुंज, निगुण, निदर्शन। इसके बाद निरशब्द। निरशब्द वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे नहीं, रहित, दूर या बाहर का आभास हो, जो उसमें निर्बल, निर्मल और निर्दोष शब्द इस तरीके से बनते हैं। वि उपसर्ग जो है अभाव, दूसरा या अधिक या विशेष होने पर प्रयोग करते हैं, जैसे विज्ञान, विस्मरण, विदेश शब्द बनते हैं इससे। स शब्द में सहित यानी कि सफल, सजीव, सरस, सनात, शकुर इस शब्द बनते हैं। सु उपसर्ग में जो है अच्छा, सरल और ज़्यादा की स्थिति में, जैसे कि सुसज्जित, सुडौल, सुगंध और सुकर्म बनते हैं। ठीक है। परा उपसर्ग में उलट, अनादर और नाश की स्थिति में, जैसे कि पराजय, पराभव, परामर्श और पराक्रम के आधार पर बनते हैं। ठीक है। परि उपसर्ग में आसपास, चारों ओर और पूर्ण जहाँ पे प्रकट हो वहाँ पे, जैसे कि परिणाम, परिपूर्ण, परिक्रमा आदि शब्द बनेंगे इससे। परा उपसर्ग में जो है अधिक, ऊपर और आगे या यश की स्थिति में जो है, जैसे कि प्रख्यात, प्रयोग, प्रलय, प्रसिद्धि शब्द बनते हैं इससे। ठीक है। प्रति उपसर्ग से जो है विरोध, बराबरी और भाव जहाँ प्रत्येक का भाव हो वहाँ पर, जैसे कि प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष शब्द हो जाएंगे। सम उपसर्ग में पूर्णता और संयोग का जहाँ पे भाव हो, जैसे संकल्प, संग्रह, संन्यास, संस्कार, संस्कृत शब्द आते हैं। बिन उपसर्ग में निषेध का भाव हो, जैसे बिन जाना, बिन देखा, बिन चखा, बिन काम, बिन ब्याह। कु उपसर्ग बुराई और हीनता का भाव जहाँ प्रकट हो, कुपात्र और कुढंग। तो इस तरीके से ये हो गया। अब उर्दू उपसर्ग अरबी फारसी जो आता है उसको देखते हैं। तो अल उपसर्ग जहाँ निश्चित का भाव हो, जैसे कि अलबत्ता, अलगरज। ठीक है। गैर उपसर्ग जहाँ पे निषेध का हो, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी। बे उपसर्ग जहाँ बिना भाव प्रकट हो, जैसे बेईमान, बेरहम, बेइज्जत। ठीक है। हम उपसर्ग यहाँ बराबर और समान का भाव प्रकट, जैसे हम पेशा, हमदर्द। इसके बाद बिल उपसर्ग जहाँ साथ का प्रयोग, जैसे बिल्कुल। कम उपसर्ग जहाँ हीन, थोड़ा भाव प्रकट, जैसे कम सिन, कम उम्र। ठीक है। खुश जहाँ पे श्रेष्ठता का भाव प्रकट, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। दर उपसर्ग जहाँ पे में हो, जैसे दरकार, दरमियान। ठीक है। बद उपसर्ग जहाँ पे बुरा शब्द का भाव प्रकट हो, जैसे बदमाश, बदकिस्मत, बदबू।
बर उपसर्ग में ऊपर, पर और बाहर का भाव जहाँ प्रकट हो, जैसे बर्दाश्त, बर वक्त, ठीक है। ना उपसर्ग जहाँ अभाव प्रकट हो, ना का तो नापसंद, नालायक, नादान। ला उपसर्ग जहाँ बिना का भाव हो, जैसे लाचार, लापरवाह, लापता, लावारिश, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद आता है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग की बात करें तो छटाऊ शब्द आता है, छटाऊ उपसर्ग होता है तद्भव में, और इसमें ऊपर और ऊंचा का जहाँ पे भाव प्रकट हो वहाँ पे प्रयोग कर, जैसे उनिंदा, उथला, उबरना, उतरना शब्द बनता है इससे, ठीक है। इसके बाद आता है उन उपसर्ग की बात करेंगे तो एक नहीं या एक कम जहाँ का भाव प्रकट हो वहाँ पे, जैसे कि संख्यावाचक, ठीक है, शब्दों में 19, 29 यहाँ पे रेखा उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और उपसर्ग का जो है हीन, नीचे और दूर भाव जहाँ प्रकट हो वहाँ पर करेंगे, जैसे कि अवगुण, अवघड़, ठीक है। इसके बाद का उपसर्ग कपूत बनता है। नि उपसर्ग में निहत्था, निडर, निकम्मा शब्द बनता है। पर उपसर्ग से परपोता, परदादा, परनाना। सा उपसर्ग से सपूत बनता है, ठीक है। अंग्रेजी उपसर्ग की बात करें तो वाइस उपसर्ग है, जैसे वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल। सब उपसर्ग, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं प्रत्यय व इसके भेद। प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें, ध्वनि समूह की वह इकाई जिसे किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता हो अथवा शब्द के बाद जो अक्षर अथवा अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के बाद लगता है। बहुत सारे ऐसे शब्द जहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा होता है, ठीक है, पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय। तो इस तरीके से हो गया। इसके भेद देखते हैं। तो दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला है कृदंत, यानी कि कृत प्रत्यय, जैसे कि वह प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब ये कौन सा प्रत्यय होता है? तो वह प्रत्यय जो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब दोनों के उदाहरण देख लेते हैं तभी समझ में आएगा पूरा। कृत प्रत्यय की पहले देखते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय। तो जैसे कि वाला प्रत्यय में जैसे कि गाने वाला शब्द बन गया, ठीक है। अक प्रत्यय में कारक और गायक, अब इसमें अक लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। हार प्रत्यय होनहार शब्द बनता है। इया से जड़िया शब्द बनता है, इया से जड़िया शब्द बनता है, ठीक है। अन से नयन शब्द, ती से शक्ति शब्द। इसके बाद ऐया वैया से रखैया खवैया, तब्य से कर्तव्य, अत से देह, ठीक है। इसके बाद मान से विद्यमान, छोटा आ से काम, सर्प, देव, प्रहार शब्द बनते हैं। अना से जो है वेदना, वंदना। आ से इच्छा, या से मृगया, ठीक है। इसके बाद उक से भिक्षुक, त्यागी, ई से बनता है। और त्र से दात्र, या से कृत्य, ठीक है। और आई से क्या बनता है? लड़ाई बनता है शब्द। तो ये हो गया आपका कृत्य प्रत्यय। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में जैसे ता होता है तो जैसे मानवता, एकता, यानी कि क्रिया विशेषण ये सब आ जाएगा इससे संबंध, ठीक है। पन है तो अपनापन। आई प्रत्यय से अच्छाई, छोटा आ प्रत्यय से कौरव, शैव, ठीक है। अक प्रत्यय से शिक्षक, आयन प्रत्यय से कात्यायन, रामायण, बादरायण। इक प्रत्यय से तार्किक, वार्षिक। इत प्रत्यय से पुष्पित और इम प्रत्यय से अग्रिम, ठीक है। इसके बाद इमा प्रत्यय से रक्तिमा, ये प्रत्यय से क्षत्रिय, इल प्रत्यय से तुंदिल, इष्ट प्रत्यय से करिष्ठ, त्व प्रत्यय से गुरुत्व, या प्रत्यय से ग्राम। ये सारे प्रत्यय क्या हो जाएंगे? तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अरबी प्रत्यय। अरबी प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय के अंतर्गत फाइल, फैल, अफजल, अफल, मुफालत, फअल, फियल, फुअल, ये सब अब अरबी प्रत्यय हो जाएंगे। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत यानी, यत, ची, मा और बड़ी ई, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रत्यय के अन्य भेद इधर दिया गया है। तत्सम प्रत्यय में बड़ा आ, आनी, आलू, ईमा, इक, कार, जीवी, तया आद आता है। तद्भव प्रत्यय में अंगड़, अंतु, अत, आंध, आ, बड़ी ई, आई, औ आदि आते हैं, ठीक है। इसके बाद देशज प्रत्यय में अक्कड़, अड़, आग, आटा, हियल, ठीक है, ये सब आते हैं। जैसे कि भुक्खड़ शब्द होता है तो अक्कड़ उसमें प्रत्यय होता है जो कि देशज प्रत्यय में अंतर्गत आता है। विदेशज प्रत्यय की बात करेंगे तो अन हो गया, आना, आनी, अरबी फारसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि यत, कार, खोर आदि विदेश शब्द। अंग्रेजी प्रत्यय में इज्म, इष्ट आदि आते हैं। इसके बाद फारसी प्रत्यय की बात करेंगे तो कृत प्रत्यय में अंतर छोटा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, इंदा, ईश, आन या फिर आ आता है, ठीक है। इसके बाद तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आना, इंदा, नाक, छोटी ई, इन, मंद, वार, इना, ज़्यादा, गीन, बड़ा आ, नामा, कार, गार, पान, आप सब जो आते हैं ये क्या हो जाएगा? फारसी प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप से जैसे दो आप बनता है, तो इस तरीके से इसके जितने भी बनेंगे शब्द वो फारसी प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया पेज नंबर 62 तक। और आज के वीडियो पर एंड करते हैं। इसके अगले जो वीडियो आएगा वीडियो पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग पेज नंबर 60 या 62 से लेकर
पेज नंबर 90 तक हम उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि इस वीडियो का, इस बुक का तीसरा वीडियो होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन तो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो लेखपाल का लगा है, वीडियो का है, पेट का है, ठीक है, या फिर आने वाले जो समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस पीरी, सब में जो है हिंदी के बुक बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल वाइज दिया, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट